Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Today's lecture is about the Keynesian theory of income and employment, where we would explain that how according to Keynes, equilibrium level of income and employment is determined. As in the previous lecture, we have explained the theories of classical school of thoughts regarding the determination of income and employment. In the same line, here we are going to determine the equilibrium level of national income in the Keynesian framework. So let's start our lecture. The classical model of full employment and laissez-faire economy, as we have discussed in the last lecture, got much more importance during the late 19th and in early 20th century. ये फुल एम्प्लॉयमेंट और गवर्नमेंट फ्री इकोनॉमी की आइडियल सिचुएशन जो क्लासिकल ने प्रेजेंट की थी, कोलैप्स कर गई जब वर्ल्ड ने 1930s में ग्रेट डिप्रेशन को एक्सपीरियंस किया. जब वर्ल्ड में ग्रेट डिप्रेशन आया तो ये ना सिर्फ इकोनॉमी में ओवर प्रोडक्शन को लेकर आया, बट मैस अनएम्प्लॉयमेंट वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड. Then John Maynard Keynes wrote his esteemed book, General Theory, in 1936. In such book, he not only criticized the classist but also presented his own theory of income and employment. Here, first of all, we will present the salient feature of the Keynesian theory of income and employment. Afterward, we will see the certain extensions of such theory. Salient features of the Keynesian theory of income and employment. केन्स ने इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम की डिटर्मिनेशन का कंसेप्ट पेश किया. केन्स के मुताबिक इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम वहाँ डिटर्मिन होती है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाती है. यहाँ ए डी एग्रीगेट डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ए एस एग्रीगेट सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है. फर्दर केन्स ने एक्सप्लेन किया कि ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पर ही ऑपरेट करे, बल्कि ही एक्सप्लेन दैट दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट मे बी एट फुल एम्प्लॉयमेंट, बिलो द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अबव द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट. जहाँ केन्स के मुताबिक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट वो मैक्सिमम आउटपुट है जो इकोनॉमी अपने तमाम नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करके प्रोड्यूस कर सकती है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की इक्वालिटी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट पर हो तो केन्स के मुताबिक इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट पर ऑपरेट करेगा. अगर कभी इकोनॉमी में ऐसी सिचुएशन हो कि फुल एम्प्लॉयमेंट पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से एक्सीड कर जाए तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम विल टेक्स प्लेस अबव द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट. इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब कभी फुल एम्प्लॉयमेंट पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो तो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा होने की वजह से प्राइसेस ऑफ गुड्स बढ़ जाती हैं. जब प्राइसेस ऑफ गुड्स बढ़ती हैं तो प्रोड्यूसर्स के प्रॉफिट भी बढ़ जाते हैं. जब प्रोड्यूसर्स के प्रॉफिट बढ़ते हैं तो प्रोड्यूसर्स फर्दर इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ा देते हैं. इन्वेस्टमेंट के बढ़ने की वजह से नेशनल इनकम भी बढ़ जाती है. लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट तो वो मैक्सिमम आउटपुट थी जो इकोनॉमी ने अपने तमाम अवेलेबल रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करके प्रोड्यूस की. तो इसका मतलब ये हुआ कि फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद जब भी नेशनल इनकम बढ़ेगी तो ये इजाफा सिर्फ मॉनेटरी टर्म में होगा, जबकि इसकी एक्चुअल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा. Thus we can say that this monetary increase in national income represents the inflationary gap in the economy. अगर इसके ऑपोजिट हम देखें कि अगर कभी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम हो जाए तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम बिलो द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑपरेट करेगी.
इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब भी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम हो जाए तो एग्रीगेट सप्लाई यानी एक्सेस सप्लाई होने की वजह से चीज़ों की प्राइसेस फॉल करेंगी। जब चीज़ों की प्राइसेस फॉल करेंगी तो प्रोड्यूसर्स को लॉसेस फेस करना पड़ेंगे, जिसकी वजह से फर्दर इन्वेस्टमेंट डिस्करेज करेगी। इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर्स कम कर देंगे। इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में भी कमी आ जाएगी। इन दिस सिचुएशन देयर विल बी डिफ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। Further, Keynes introduces the concept of effective demand. By effective demand, he means that national income, total expenditure, and the total output of the economy would be equalized at a point. This point is also known as the effective demand point. यानी इफ़ेक्टिव डिमांड ऐसा पॉइंट है जहाँ पर नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो जाते हैं। केन्स के अकॉर्डिंग अगर किसी कंट्री में इफ़ेक्टिव डिमांड ज़्यादा हो तो वहाँ नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगी। This also means that it is the deficiency of effective demand which is responsible for unemployment in the country, while the excessive effective demand result in inflation in the economy. Further, contrary to the classical utopia of laissez-faire economy, Keynes and his followers advocated for state intervention to remove the inflationary and deflationary gaps. After considering here the salient feature of Keynes theory, first we will present the assumption of the model before going towards the determination of income and employment in Keynesian framework. In order to derive the equilibrium level of national income, it is assumed here that there is a two-sector economy. यानी इकोनॉमी में टू सेक्टर्स मौजूद हैं, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स. Accordingly, national income or the expenditure side of national income will be as y is equals to c plus i, जहाँ पर c कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और i जो है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट कर रहा है. Keynes and his followers are of the view that consumption is dependent on the level of income. जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ जाता है और जैसे जैसे इनकम कम होती है कंजम्पशन भी कम हो जाता है. इसका मतलब ये हुआ कि कंजम्पशन इनकम का इंक्रीजिंग फंक्शन है. तो कंजम्पशन फंक्शन को इक्वेशनल फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है, कंजम्पशन इज़ इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वाई, जहाँ पर सी नॉट एटोनमस कंजम्पशन को और इंटरसेप्ट ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और सी वाई यहाँ पे इंड्यूस कंजम्पशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. स्मॉल सी यहाँ पर एम पी सी या स्लोप ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि सी नॉट और स्मॉल सी पर क्या क्या कंडीशंस हैं. जो सी नॉट है वो हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी इनकम ज़ीरो भी हो तो कंजम्पशन कभी भी ज़ीरो नहीं होता, यानी एटोनमस कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव रहता है. जबकि स्मॉल सी यहाँ पर एम पी सी को रिप्रेजेंट कर रहा है. एम पी सी की वैल्यू पे कंडीशन क्या है कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होती है बट लेस देन वन. लेस देन वन किस चीज़ को शो कर रहा है, उसको एक्सप्लेन करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एम पी सी ये शो करता है हाउ मच चेंज इन इनकम ब्रिंग्स हाउ मच चेंज इन कंजम्पशन, यानी इनकम में जो चेंज हो रहा है वो कंजम्पशन में कितना चेंज लेकर आएगा. अगर 100% चेंज हो तो एम पी सी की वैल्यू जो है वो 1 हो जाती है. लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को कंडेम किया है, केन्स ने अज्यूम किया है कि सी की वैल्यू है लेस देन 1. इसको हम साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन के साथ भी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में. तो यहाँ पे सी लेस देन 1 ये इंडिकेट कर रहा है कि जब कभी इनकम चेंज होगी तो कंजम्पशन में चेंज आएगा, लेकिन हमेशा चेंज इन कंजम्पशन वुड रिमेन्स लेस देन द चेंज इन इनकम. क्यों कम रहेगा? देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अज्यूम करें कि इनकम अगर बढ़ जाती है तो इसकी वजह से कंजम्पशन भी बढ़ जाता है, लेकिन कंज्यूमर सारे के सारी इंक्रीज्ड इनकम को खर्च नहीं करता.
क्यों नहीं करता? क्योंकि जो उसकी इनकम है वो कंजम्पशन और सेविंग में डिवाइड हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उसकी चेंज इनकम है उसका वो कुछ पार्ट जो है वो सेव भी करेगा, इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा लेस देन 1 बट पॉजिटिव होती है। इस इक्वेशन में कंजम्पशन फंक्शन की जो इक्वेशन है इसके अंदर ये जो पॉजिटिव साइन है सेंटर में, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंजम्पशन और इनकम के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। जब भी जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ता है और इनकम कम होने के साथ साथ कंजम्पशन भी कम हो जाता है। Further, it is assumed here that investment expenditures consist of autonomous investment. Then we can write the investment function as I is equals to I naught, जहाँ I naught autonomous investment को represent कर रहा है। autonomous investment ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो इनकम पर डिपेंड नहीं करती, यानी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो इनकम के साथ साथ वेरी नहीं करती, मीनिंग दैट दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंज इन इनकम। For each and every level of income, autonomous investment remains constant as we can see here. अगर इसको हम इस डायग्राम में देखें जहाँ x एक्सिस पर हम इनकम रख लेते हैं और y एक्सिस पर इन्वेस्टमेंट, तो ये x एक्सिस के जो पैरेलल लाइन है ये ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करती है, जो डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर कांस्टेंट रहती है। Further, it is assumed that saving is dependent on the level of income, यानी सेविंग इनकम का फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे सवाल आता है कि कैसा फंक्शन है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इनकम बढ़ती है तो सेविंग्स बढ़ जाती हैं, इनकम कम होने के साथ सेविंग कम हो जाती हैं, तो हम कह सकते हैं कि सेविंग इनकम का इंक्रीजिंग फंक्शन है। और सेविंग इक्वेशन को इक्वेशनल फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं S इज़ इक्वल्स टू माइनस एस नॉट प्लस एस वाई, जहाँ पर माइनस एस नॉट एटोनमस सेविंग्स को और इंटरसेप्ट ऑफ द सेविंग फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि एस वाई यहाँ पर इंड्यूस सेविंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्मॉल एस जो है यहाँ पर वो MPS या स्लोप ऑफ द सेविंग फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ एस नॉट की वैल्यू जो है वो हमेशा लेस देन ज़ीरो होती है, यानी ये नेगेटिव रहता है। इसका मतलब ये है, ये इंडिकेट करता है कि जब इनकम ज़ीरो होती है तो लोग उधार लेकर ख़र्च करते हैं, यानी ज़ीरो इनकम पर ख़र्च डिस सेविंग्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से सेविंग फंक्शन का इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाता है। और एक और बात जो यहाँ वो पे इम्पॉर्टेंट है नोट करनी है हमने, वो ये है कि ये एटोनमस सेविंग्स हमेशा एटोनमस कंजम्पशन की वैल्यू के बराबर होती हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि सेविंग्स की इक्वेशन में ये एटोनमस कंजम्पशन की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू के साथ अपीयर हो जाती है, जो डिस सेविंग्स को रिप्रेजेंट करती है, जो ये शो कर रही है जो कंज्यूमर ज़ीरो इनकम पर ख़र्च कर रहे हैं तो यही वैल्यू माइनस साइन के साथ सेविंग फंक्शन में अपीयर हो जाती है। प्लस साइन ये सेविंग फंक्शन में इंडिकेट कर रहा है कि सेविंग और इनकम के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। इनकम ज़्यादा होती है तो सेविंग भी बढ़ जाती हैं, इनकम कम होने के साथ साथ सेविंग भी कम हो जाती हैं। स्मॉल एस की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होती है बट लेस देन 1। स्मॉल एस लेस देन 1 जो है वो इंडिकेट करता है कि जब इनकम चेंज होती है तो सेविंग्स भी चेंज होती हैं, लेकिन सेविंग में जो चेंज आ रहा है वो हमेशा इनकम के चेंज से कम रहता है। फर्दर द आउटपुट साइड ऑफ द नेशनल इनकम विल बी एज y इज़ इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, जहाँ पर C जो है वो कंजम्पशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और S यहाँ पर सेविंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आउटपुट साइड ऑफ द नेशनल इनकम को ऐसे एक्सप्लेन किया जा सकता है कि जो भी आउटपुट प्रोड्यूस होती है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से प्रोड्यूस होती है। यही आउटपुट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होकर उनकी अर्निंग्स बन जाती हैं। जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ये अर्निंग्स मिलती हैं तो वो इसको कंजम्पशन और सेविंग में डिवाइड कर देते हैं। इस तरह ये आउटपुट साइड ऑफ द नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करती है।
Here we will explain the basic thesis of the model. According to Keynes, equilibrium level of national income and employment is determined at a point where aggregate demand becomes equal to aggregate supply. As aggregate expenditure in the two-sector economy is the combination of both consumption and investment, while aggregate output is the composition of consumption and savings. Then by substituting these equations for aggregate demand and aggregate supply into the equality equation, then we get the equation as C plus I is equals to C plus S. यहाँ सी से कैंसल आउट हो जाता है और ये इक्वेशन रिड्यूस होकर ऐसे लिखी जा सकती है आई इज़ इक्वल्स टू एस, यानी इन्वेस्टमेंट इज़ इक्वल्स टू सेविंग्स. From these two equations, one can deduce that there are two approaches to present the equilibrium level of income and employment, that are aggregate demand and aggregate supply method एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट मेथड, जहाँ पर सेविंग जो है वो लीकेजेस को रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि ये फर्दर जो है वो यानी चीज़ों को परचेज़ करने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए हम इसको लीकेज कहते हैं. इन्वेस्टमेंट को इंजेक्शंस कहा जाता है, क्योंकि ये नेशनल इनकम को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती हैं और नेशनल इनकम को अफेक्ट करती हैं. जहाँ इसलिए हम इसको दूसरे जो है वो वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट मेथड जो है वो लीकेज और इंजेक्शन मेथड भी कहलाता है. Before going towards the determination of output and employment using these couple of approaches, first we will define and derive the aggregate demand and aggregate supply schedules. In a two-sector economy, aggregate demand consists of total demand for goods and services. Simply, we can define the aggregate demand as it composes of total expenditure of the economy. हम कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड वो नेशनल इनकम है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद अर्न करते हैं. ये अर्निंग्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन गुड्स और इन्वेस्टमेंट गुड्स पर खर्च कर देते हैं. Thus, on the one side, aggregate demand represents the total income earned, while on the other side, it represents total expenditure of the economy. Equationally, we can write it as Y is equals to C plus I. यानी एग्रीगेट डिमांड स्केजुअल को डेराइव करने के लिए हमें कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन को ऐड करना पड़ेगा. जैसा कि कंजम्पशन इनकम पर डिपेंड करता है और कंजम्पशन और इनकम के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, और कंजम्पशन फंक्शन पॉजिटिव इंटरसेप्ट रखता है, और केन्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो है वो ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट के बराबर है. तो इन दोनों कर्व्स को ऐड करके हम एग्रीगेट डिमांड स्केजुअल डिराइव कर सकते हैं. इट इज़ शोन इन द डायग्राम. Here we can see that along with increase in national income, aggregate demand goes on to increase. We also see that at zero income, there are fixed consumption expenditure as well as fixed or autonomous investment, as shown here that the sum of C naught plus I naught is greater than 0. Here we would define and derive the aggregate supply schedule. Simply we can say that aggregate supply consists of total output of the economy. और हम कह सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई वो नेशनल इनकम है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस करते हैं. जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं तो इसके बदले में इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रिटर्न्स मिलते हैं. ये रिटर्न्स उनको वेज, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट की शक्ल में मिलते हैं. ये जो रिटर्न्स हैं अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अर्निंग्स बन जाती हैं. अब इन अर्निंग्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है इनका कुछ पार्ट कंज्यूम कर लेते हैं और कुछ पार्ट इसका सेव कर देते हैं. Thus, on the one side, aggregate supply represents the total output, while on the other side, aggregate supply consists of total factor payments.
तो हम इसको इक्वेशनल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, y इज़ इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। यानी एग्रीगेट सप्लाई स्केड्यूल को डेराइव करने के लिए हमें कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन को ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि कंजम्पशन और सेविंग फंक्शन दोनों पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व हैं, जो ये शो करते हैं कि कंजम्पशन और इनकम के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है और सेविंग और इनकम के दरमियान भी पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। लेकिन कंजम्पशन फंक्शन का पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, लेकिन सेविंग फंक्शन जो है हैज़ ए नेगेटिव इंटरसेप्ट। जब हम इन दोनों कर्व्स को ऐड करते हैं तो ये पॉजिटिव कंजम्पशन जो वैल्यू है ज़ीरो इनकम पर, ये नेगेटिव सेविंग के जो ज़ीरो इनकम पर नेगेटिव सेविंग है इससे कैंसल आउट हो जाती हैं, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ एग्जैक्टली बराबर होती हैं। तो ये दोनों टर्म्स जब आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाती हैं तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व हैज़ अ ज़ीरो इंटरसेप्ट, यानी एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होता है। As it is shown in the figure, where it is shown that as the level of produced goods and services increases, then the level of factors earning also increases, which will be split into consumption and savings. अब हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई स्केड्यूल्स को यूटिलाइज़ करेंगे ताकि हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम और आउटपुट को डिटरमिन कर सकें केन्जियन फ्रेमवर्क में। एज अकॉर्डिंग टू केन्स, equilibrium level of national income in the two sector economy will be determined when aggregate demand becomes equal to aggregate supply. वो पॉइंट जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो जाते हैं, ये पॉइंट इफ़ेक्टिव डिमांड का पॉइंट भी कहलाता है और इसी पॉइंट को केन्जियन क्रॉस वन भी कहा जाता है, जहाँ इफ़ेक्टिव डिमांड जो है वो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम की इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। केन्स के अकॉर्डिंग अगर इफेक्टिव डिमांड ज़्यादा हो तो ऐसी इकोनॉमी या ऐसी कंट्री में इनकम और एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होती है। Here we have present the determination of equilibrium level of national income with the help of diagram. यहाँ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम ई पॉइंट पर डिटरमिन हुआ है, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में बराबर हो गए हैं। ये इक्वालिटी OY2 लेवल ऑफ नेशनल इनकम पर शो हो रही है डायग्राम में। यहाँ OY1 और OY3 इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, क्योंकि इन दोनों लेवल ऑफ नेशनल इनकम पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर नहीं है। जैसा कि OY1 पर अगर हम देखें तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है, एग्रीगेट डिमांड कर्व इज़ अबव देन दैट ऑफ द एग्रीगेट सप्लाई कर्व। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। जब OY1 लेवल ऑफ आउटपुट पर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, तो ये एक्सेस डिमांड क्रिएट करती है इकॉनमी में। जब एक्सेस डिमांड क्रिएट होती है इकॉनमी में तो गुड्स की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। गुड्स की प्राइसेस बढ़ने की वजह से प्रोड्यूसर्स के प्रॉफिट बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से फर्दर इन्वेस्टमेंट इनकरेज करती है। इन्वेस्टमेंट बढ़ने के साथ साथ इनकम भी बढ़ती है और इनकम यहाँ पर बढ़कर OY1 से OY2 की तरफ मूव करेगी। अगेन OY3 भी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, क्योंकि इस लेवल ऑफ नेशनल इनकम पर एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज़ अबव देन दैट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड कर्व। यानी हम कह सकते हैं कि OY3 लेवल ऑफ नेशनल इनकम पर एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है एग्रीगेट डिमांड से, यानी ये पॉइंट और ये वाला जो लेवल ऑफ इनकम है ये एक्सेस सप्लाई ऑफ द गुड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब इकोनॉमी में एक्सेस सप्लाई होती है, सरप्लस क्रिएट हो जाता है क्वांटिटी का, तो प्राइसेस कम हो जाती हैं। जब गुड्स की प्राइसेस फॉल करती हैं तो प्रोड्यूसर्स को लॉसेस फेस करना पड़ते हैं, जिसकी वजह से फर्दर इन्वेस्टमेंट डिस्करेज कर जाती है। इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से इनकम और एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाती है और इनकम यहाँ पर कम होकर OY3 से OY2 की तरफ मूव करेगी। Thus we find that it is OY2 level of income where aggregate demand is equal to the aggregate supply.
The point E also represents the effective demand point because at this point national income, the expenditures and the output of the economy have been equalized. Now we will explain the determination of national income mathematically and numerically. Here we will derive mathematically the equilibrium level of national income by using the aggregate demand and aggregate supply method. जैसा कि नेशनल इनकम कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का कॉम्बिनेशन है और फर्दर कंजम्पशन फंक्शन केन्स के अकॉर्डिंगली एटोनमस कंजम्पशन और इंड्यूस कंजम्पशन की कंपोजिशन है और इन्वेस्टमेंट फंक्शन केन्स के मुताबिक एटोनमस इन्वेस्टमेंट के बराबर है। तो सी और आई फंक्शंस को जो है अगर हम एग्रीगेट डिमांड या नेशनल इनकम की इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास जो है इक्वेशन आ जाती है y इज़ इक्वल्स टू सी नॉट प्लस सी वाई प्लस आई नॉट। इस इक्वेशन में टू टर्म्स y के साथ अपेयर हो रही हैं, एक y है और दूसरी सी y है। तो हम दोनों y वाली जो टर्म्स हैं उनको एक साइड पे कर लेते हैं, तो हम सी y को लेफ़्ट हैंड साइड पर ले आते हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगी y माइनस सी वाई इज़ इक्वल्स टू सी नॉट प्लस आई नॉट। अब हम यहाँ पर y को अगर इस जो लेफ़्ट हैंड साइड टर्म है इसमें से y जो है वो कॉमन ले लें तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं y इंटू 1 माइनस सी इज़ इक्वल्स टू सी नॉट प्लस आई नॉट। तो अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को y के लिए सॉल्व करने के लिए 1 माइनस सी को बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन डिवाइड कर देते हैं। जब हम 1 माइनस सी को बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन डिवाइड करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है y इज़ इक्वल्स टू सी नॉट प्लस आई नॉट ओवर 1 माइनस सी। ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम की मैथमेटिकल फॉर्म है जो कि बराबर है एटोनमस कंजम्पशन प्लस एटोनमस इन्वेस्टमेंट डिवाइडिंग बाय एमपीएस और 1 माइनस एमपीसी। यहाँ पर जो स्मॉल सी है वो एमपीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि कलेक्टिवली 1 माइनस सी जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो एमपीएस को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम इसी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को न्यूमेरिकली डेराइव करेंगे। यहाँ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को न्यूमेरिकली डेराइव करने के लिए कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन की वैल्यूज़ गिवन है। जैसा कि यहाँ सी हमारे पास है 40 प्लस 0.6 वाई और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 80 गिवन है। तो अब हम नेशनल इनकम की इक्वेशन में ये दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे तो नेशनल इनकम की इक्वेशन हमारे पास ऐसे आ जाएगी y इज़ इक्वल्स टू 40 प्लस 0.6 वाई प्लस 80। यहाँ पर 0.6 y के साथ अपेयर हो रहा है तो इसको हम लेफ़्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी y माइनस 0.6 वाई इज़ इक्वल्स टू 40 प्लस 80। यहाँ y को अगर हम कॉमन लें तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी y इंटू 1 माइनस 0.6 इज़ इक्वल्स टू 120। ये 120 40 और इस 80 को ऐड करने के बाद आ गया है। 1 में से अब हम 0.6 को अगर माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा 0.4। 0.4 को इक्वेशन के दोनों साइड पर डिवाइड करने के बाद नेशनल इनकम की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 300। अब हम इस y की वैल्यू को कंजम्पशन फंक्शन में पुट करते हैं ताकि हम कंजम्पशन की वैल्यू को डिराइव कर सकें। जब हम इस y की वैल्यू 300 को कंजम्पशन फंक्शन में पुट करते हैं तो हमारे पास e की वैल्यू आ जाती है 220। अब अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमने जो नेशनल इनकम की वैल्यू डेराइव की है वो सही है या नहीं है तो हम नेशनल इनकम की इक्वेशन में कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को पुट करके देख सकते हैं कि नेशनल इनकम की वही वैल्यू आती है जो हमने डेराइव की है या डिफरेंट आती है। तो इसके लिए जब हम C को 220 और I को 80 पुट करते हैं तो हमारे पास नेशनल इनकम 300 के बराबर आ जाती है, जो अभी हमने जो है वो विद द हेल्प ऑफ इक्वालिटी ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई डेराइव की। अब हम
डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम के सेकंड मेथड की तरफ जाने से पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट फंक्शन को एक्सप्लेन करेंगे और फिर हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट फंक्शन को यूटिलाइज करेंगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को डिराइव करने के लिए। जैसा कि केन्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट इनकम से अफेक्ट नहीं होती, यानी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट के बराबर है और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई इज़ इक्वल टू आई नॉट। इसको हम डायग्राम की शक्ल में देख सकते हैं कि आई नॉट एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है जो ये इंडिकेट कर रही है कि इनकम ज़ीरो हो, इनकम इंक्रीज़ हो या इनकम डिक्रीज़ हो जाए, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आता बल्कि ये कांस्टेंट रहती है। फर्दर केन्स ने एज्यूम किया हुआ है कि सेविंग इनकम पर डिपेंड करती है। इनकम का कैसा फंक्शन है? सेविंग इनकम का इंक्रीजिंग फंक्शन है। सेविंग को फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं सेविंग्स इज इक्वल टू माइनस एस नॉट प्लस एस वाई। इस सेविंग फंक्शन को हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि सेविंग फंक्शन नेगेटिव इंटरसेप्ट के साथ है, जो पॉजिटिवली स्लोप कर्व है। अब हम इन दोनों स्केजुअल की मदद से इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम डिराइव करेंगे। According to Keynes, the equilibrium level of national income in a two-sector economy will also be determined where saving is equal to investment. Such equality of saving and investment is known as Keynesian cross 2. It is shown in the figure. यहाँ पर ई पॉइंट सेविंग और इन्वेस्टमेंट की इक्वालिटी को शो कर रहा है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम OY2 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि OY2 के अलावा जो भी लेवल ऑफ नेशनल इनकम है जैसे कि OY1 और OY3 ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर नहीं है। जैसा कि OY1 पर इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज़्यादा है। दिस वुड रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। अगेन OY3 भी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है। This would result in decreasing the level of national income. Thus, we find that OY2 is the equilibrium level of national income. यहाँ हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट मेथड को यूज़ करते हुए इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को मैथमेटिकली डिराइव करेंगे। जैसा कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम वहाँ डिटर्मिन होता है जहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाते हैं। अब अगर इस इक्वेशन में हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट फंक्शन को पुट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी माइनस एस नॉट प्लस एस वाई इज़ इक्वल टू आई नॉट। इस इक्वेशन को y के लिए सॉल्व करने के लिए हम माइनस एस नॉट को राइट साइड पर ले जाते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगी एस वाई इज़ इक्वल्स टू आई नॉट प्लस एस नॉट। y के साथ ये जो स्मॉल s अपेयर हो रहा है इसको हम इक्वेशन के दोनों साइड पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगी y इज़ इक्वल्स टू आई नॉट प्लस एस नॉट ओवर स्मॉल s। यहाँ y जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि कॉम्बिनेशन है ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनमस सेविंग्स का, और ये जो ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनमस सेविंग का कॉम्बिनेशन है इसको हम डिवाइड कर रहे हैं MPS से। यहाँ स्मॉल s जो है वो MPS को रिप्रेजेंट कर रहा है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को या स्लोप ऑफ द सेविंग फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये y इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है टू सेक्टर इकोनॉमी में। अब हम इसी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को न्यूमेरिकली डिराइव करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के थ्रू। यहाँ नेशनल इनकम को सेविंग और इन्वेस्टमेंट मेथड से न्यूमेरिकली डिराइव करने के लिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट फंक्शन की वैल्यूज़ गिवन है। इन वैल्यूज़ को अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी -40 प्लस 0.4y इज़ इक्वल्स टू 80। y के लिए सॉल्व करें अगर इस इक्वेशन को तो -40 को राइट साइड पर ले जाएंगे जहाँ जाकर ये +40 हो जाएगा। अब हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 0.4y इज़ इक्वल्स टू 80 + 40।
80 और 40 को ऐड करें तो ये 120 बन जाएगा। अब हम 0.4 को इक्वेशन के दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y = 120 डिवाइडिंग बाय 0.4 और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम की वैल्यू डेराइव हो जाएगी 300। अब इस y की वैल्यू को अगर हम सेविंग फंक्शन में पुट करें तो सेविंग की वैल्यू 80 आ जाएगी जो इन्वेस्टमेंट के बराबर है। तो इस एग्जाम्पल में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम की वैल्यू 300 के बराबर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।